नमस्कार साथियों, ईग्राम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सीरीज का आज हम लोग का तीसरा क्लास है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ देखेंगे जो 2023 और 24 के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आने की काफ़ी संभावनाएं हैं। तो आज का हम लोग का पहला टॉपिक है सु- आज का हम लोग का पहला टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एग्रीज टू एग्जामिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ग्रांटिंग इम्यूनिटी टू गवर्नर। तो हम लोग देखेंगे कि जो भी संविधान के तहत जो भी गवर्नर या प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी मिलता है उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट एग्री किए हैं कि उसको एग्जामिन किया जाएगा उनके इम्यूनिटी को। इससे रिलेटेड हम लोग का इम्पोर्टेंट हो गया इससे रिलेटेड हम लोग का इम्पोर्टेंट हो गया कि जो भी इम्यूनिटी मिला है आर्टिकल 361 के तहत उसको हम लोग एक बार देखेंगे। तो आर्टिकल 361 संविधान के इसके तहत गवर्नर गवर्नर और प्रेसिडेंट को कुछ इम्यूनिटी मिलता है। क्या क्या इम्यूनिटी मिलता है आपका? तो इससे रिलेटेड अगर आपका देखा जाए जो भी अरेस्ट या फिर वारंट उनके खिलाफ नहीं निकाला जा सकता जब तक कि वो ऑफिस में है। अरेस्ट या वारंट टिल इन द ऑफिस। और अगर देखा जाए सिविल केस में सिविल केस में आपके उनके खिलाफ चार्जशीट तभी दाखिल किया जा सकता है 2 मंथ का एडवांस 2 महीने का एडवांस रिटर्न नोटिस। और क्रिमिनल केसेस में आपको पूरा इम्यूनिटी दिया जाता है। तो इससे रिलेटेड हम लोग देख लिए कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 361 को एग्जामिन करेंगे। कुछ इससे रिलेटेड केस आया हुआ था तो इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि अभी कुछ एग्जामिन किया जाएगा। इससे रिलेटेड इसमें ना तो इम्प्रेजमेंट होगा ना तो इसमें किसी टाइप का कोई भी गिरफ्तारी होगा। आपका सिविल केस में आपका 2 महीने का एडवांस नोटिस देना होगा तब जाकर आपका उनके खिलाफ केस चलाया जा सकता है। और क्रिमिनल केसेस में कुछ भी नहीं होगा, प्योर इम्यूनिटी मिला हुआ है। इससे रिलेटेड हम लोग अगर देखें तो आर्टिकल 361 है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में जो डील करता है आपका इम्यूनिटी टू द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर। इसमें आपका टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस any act done or purporting to be done by him in the exercise and performance of the powers and duty। मतलब उनका ऑफिस या फिर उनके टर्म के रहते अगर कुछ भी उनके द्वारा पर्सनल लाइफ में कुछ भी कार्य किया जाता है तो उनके खिलाफ किसी भी तरह का केस नहीं चलेगा। सिविल केस में आप चल सकता है लेकिन उसके लिए भी 2 मंथ का एडवांस 2 मंथ का आपका एडवांस रिटर्न नोटिस चाहिए। तो आपका इससे रिलेटेड हो गया आर्टिकल 361। सुप्रीम कोर्ट एग्रीज टू एग्जामिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ग्रांटेड इम्यूनिटी टू गवर्नर। तो आज का हम लोग का पहला न्यूज था ये। इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। कौन से आर्टिकल से आपको गवर्नर और प्रेसिडेंट को आपको इम्यूनिटी मिलता है? तो आपको याद रखना है इसमें आर्टिकल 361।
हम लोग का दूसरा न्यूज है आपका क्यूरेटिव पिटीशन। क्यूरेटिव पिटीशन आपका काफी न्यूज में था अभी हाल ही में, आपका न्यूज में आते रहता है क्यूरेटिव पिटीशन। हम लोग क्यूरेटिव पिटीशन से रिलेटेड कुछ जान लेते हैं। क्यूरेटिव क्यूरेटिव पिटीशन ये आपको कब लगता है? मान लिया जाए कि पहले आपका सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट बोले या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट से गया कोई भी मामला अगर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आपका फाइनल वर्डिक्ट देती है। फिर आपका रिव्यू पिटीशन लगता है इस पे। रिव्यू पिटीशन के बाद आपका क्यूरेटिव पिटीशन। अगर क्यूरेटिव पिटीशन देखा जाए तो आपका संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में। ये कि जुडिशियल इनोवेशन है। अगर किसी टाइप का मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो जाता है आपका फाइनल वर्डिक्ट देने में या रिव्यू पिटीशन में वो नहीं मिल पाता है, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, तो आपका ये क्यूरेटिव पिटीशन लगाया जा सकता है आपका। फिर क्यूरेटिव पिटीशन आपका, इसमें दो दो क्राइटेरिया आपका क्यूरेटिव पिटीशन लगाने का। दो दो क्राइटेरिया है आपका। पहला है वायलेशन ऑफ वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस, और आपका दूसरा है अप्रीहेंशन ऑफ बायस। इसमें दो ही क्राइटेरिया में आपको क्यूरेटिव पिटीशन लगाया जा सकता है, अगर नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ हो या फिर किसी टाइप का बायस हुआ हो। तो क्यूरेटिव पिटीशन से रिलेटेड इतना इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करें नेचुरल जस्टिस के बारे में, तो नेचुरल जस्टिस आपका दो इंपॉर्टेंट पिलर पे आपका है। हियर द अदर पार्टी, हम लोग बात करें नेचुरल जस्टिस के बारे में, इसमें दो पिलर इंपॉर्टेंट है। हियर द मतलब दोनों पक्ष का सुनना जरूरी है। किसी एक पक्ष का सुनकर किसी भी फैसले पर नहीं आ सकते। हियर द अदर पार्टी, या और एक है आपका नन सॉल्वी नन शॉल बी जज इन देयर ओन केस, मतलब कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहना चाहिए। अगर यही जज कुछ किसी प्रकार का कुछ किए हुए हैं क्राइम वगैरह, तो ये अपने केस में खुद ही जज नहीं रहेंगे और दोनों पार्टी को सुना जाएगा। तो आपका ये नेचुरल जस्टिस का इंपॉर्टेंट टू पिलर है आपका। क्यूरेटिव पिटीशन आपका सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट फाइनल वर्डिक्ट देती है। इसके बाद रिव्यू पिटीशन, रिव्यू पिटीशन से भी अगर पिटीशनर फिर और एक पिटीशन लगाता था, आपका ये क्यूरेटिव पिटीशन होता है। क्यूरेटिव पिटीशन लगाने में आपका दो क्राइटेरिया तभी है एक्सेप्ट किया जाएगा, वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड अप्रीहेंशन ऑफ बायस। इससे रिलेटेड हम लोग का इतना न्यूज है। आफ्सपा, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ये साल भर न्यूज में रहती है टॉपिक आफ्सपा। इसके बारे में हम लोग जानते हैं आफ्सपा के बारे में थोड़ा सा। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ये सबसे फर्स्ट में कब आया था आपका ये? तो आपका ब्रिटिश टाइम का ये लॉ है आपका 1942 में। क्विट इंडिया मूवमेंट को, रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लाया गया था 1942 में। क्विट इंडिया मूवमेंट को
सप्रेस करने के लिए। अगर आपका बात किया जाए एक्ट, ये इंडिया में पोस्ट इंडिपेंडेंस कब आया था आपका, ये 1958 में। सबसे पहले कहाँ पर लगा था ये, तो आपका ये नागा हिल्स में, जो भी उस टाइम नागा हिल्स आपका असम रीजन में आता था, तो नागा हिल्स में जो भी आपका वहां पर विद्रोह हो रहा है उसको सप्रेस करने के लिए लगाया गया था। अगर और बात किया जाए तो आफ्सपा में क्या होता है, इसमें इसमें जो आपका आर्म फोर्सेस है उसको वाइडर पावर दिया जाता है टू किल। अगर उस एरिया में किसी पर भी अगर शक होता है तो उन पर किल किया जा सकता है, बिना वारंट पे अरेस्ट भी किया जा सकता है, टू किल एनीवन। अगर उन पर किसी प्रकार का संदेह या फिर अरेस्ट विदाउट वारंट, ये आपका, ये सब कौन सा एरिया में होता है आपका, डिस्टर्ब एरिया में। तो डिस्टर्ब एरिया बात आया यहाँ पर कि कौन डिक्लेयर करता है आपका डिस्टर्ब एरिया। तो आपका डिस्टर्ब एरिया ये आपका स्टेट भी कर सकती है, या फिर डिस्टर्ब एरिया आपको कौन डिक्लेयर किया जा सकता है, किसके द्वारा, तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी। इसमें आपका जो भी अगर आर्म फोर्सेस के द्वारा जो भी आपका यहाँ पर प्रोसिक्यूशन किया जाता है, वो तभी, मतलब अगर किसी घटना को अंजाम दे चुके आर्म फोर्सेस तो आपका प्रोसिक्यूशन तभी किया जाएगा उनके ऊपर जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपका इसमें अपना सहमति ना दे दे। तो हो गया आपका। अभी करंट में अगर देखा जाए तो कौन कौन सा स्टेट में ये लागू है आपका, देखा जाइए नागालैंड, असम, नागालैंड, असम, मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश। इसमें इंपॉर्टेंट है आपका चार स्टेट यहाँ पर कौन कौन सा, ये पूरा आपका स्टेट में पार्शियली कोई कोई डिस्ट्रिक्ट में लगा हुआ है आपका, नागालैंड, असम, मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश, ये आपका हो गया। इससे रिलेटेड आपको दो कमेटी का नाम याद रखना है। इससे रिलेटेड आपस से रिलेटेड आपको दो कमेटी, पहला कमेटी आपका जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी, और दूसरा आपका सेकेंड सेकेंड एआरसी। ये दोनों कमेटी आपका आसपा को रिपील करने का बात किया था। आसपा शुड बी, दोनों कमेटी आपका आसपास को रिपील करने का बात किया था। आपको ये कमेटी का नाम याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका सेकेंड एआरसी है जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी। इससे रिलेटेड हमको देखिए आसपास से रिलेटेड आपका वाटर पावर दिया गया, डिस्टर्ब एरिया पहले वो लगाया जाता है, जो आपका स्टेट या फिर यूनियन लगा सकता है। वो डिस्टर्ब एरिया में आपको वाटर पावर दिया जाता है, अरेस्ट विदाउट वारंट। अभी कौन सा स्टेट में करेंटली एक्टिव है, अपना नागालैंड, असम, मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश। कब सबसे फर्स्ट में आया था आपका ये 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे। पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर देखा जाए तो आपका 1958 में आया था, सबसे पहले आपका ये नागालैंड में। तो इससे रिलेटेड ये काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपको न्यूज में ये VVPI तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये एग्जाम में आ सकता है। अगर बात किया जाए इसका decriminalizing right on overruling the majority verdict in giving the Simba Law versus State
केस हम देख लेते हैं। आपका 1998 का ये केस है, तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओवर रूल कर दिया है। 1998 में आपका एक केस था पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस आपका सीबीआई केस था। या फिर इसी को बोलते हैं जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा ब्राइब केस, या फिर पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस सीबीआई केस। इसमें आपका सबसे फर्स्ट में आपका 1998 में आपका 5 जज का बेंच जो इम्यूनिटी आपका मिलता है, इम्यूनिटी जो आर्टिकल, ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा, काफी चांसेस है एग्जाम में आने के। आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 194, ये आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड है और ये एमएलए से। तो इसमें क्या हुआ था कि नरसिम्हा राव का जब सरकार था आपका 1995 में, तो उस टाइम नो कॉन्फिडेंस मोशन इनके खिलाफ आया हुआ था, जिसमें ये आरोप लगा था झारखंड मुक्ति मोर्चा के एमपी पे कि इन्होंने ब्राइब लेकर आपका स्पीच या वोट पीवी नरसिम्हा राव के पक्ष में किए थे। तो आपका 105 और 194 की अगर बात किया जाए, इसमें इम्यूनिटी मिलता है आपको, जो भी पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में जो कुछ भी एमपी या एमएलए एक्ट करते हैं तो उनके खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं लिया जाता है। और ये 1998 में ये केस में आपका 5 जजेस बेंच का केस में आपका इसको इम्यूनिटी को अपहेल्ड किया गया था। मतलब कि अगर ये कुछ भी करें एक्ट, ब्राइबरी कुछ भी करे, स्पीच दे उनके पक्ष में ब्राइब करके या फिर वोट दे, तो उनके खिलाफ कुछ भी केस नहीं लगे। मतलब आर्टिकल 105 और 194 के तहत उनको इम्यूनिटी मिलेगा। लेकिन अभी हाल ही में आपका ये 5 जज का बेंच था, आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था, तो अभी हाल ही में आपका मार्च के महीने में 7 जज बेंच, कभी भी कोई संवैधानिक कुछ भी अगर उनके रहता है तो उसके ऊपर हायर बेंच में ये जाता है। तो आपका 7 जज बेंच हुआ था आपका, सीजेआई इनको हेड कर रहे थे। इसमें बोला गया कि आर्टिकल 105 एंड 194 के तहत अगर उनको इम्यूनिटी मिल रहा है तो ब्राइबरी के केस में उनको इम्यूनिटी नहीं मिलेगा। अगर ये प्रूफ होता है कि उन्होंने ब्राइब लेकर अगर ये प्रूफ होता है उन्होंने ब्राइब लेकर किसी पार्टी के खिलाफ स्पीच, किसी पार्टी के खिलाफ या किसी पार्टी के पक्ष में स्पीच या फिर वोट दिया हुआ है ब्राइब लेकर, तो उनको इम्यूनिटी नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें आर्टिकल 105 और 194 के तहत उनको इम्यूनिटी नहीं मिलेगा। लेकिन 1998 में आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा ब्राइब केस में आपका 5 जजेस के बेंच ने 105 और 194 आर्टिकल के तहत इनको इम्यूनिटी दिया हुआ था। लेकिन इन्होंने अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस फैसले को ओवर रूल्ड कर दिया है। इसी से रिलेटेड काफी वीवीआई लगा दीजिए इसको, आर्टिकल 105 एंड 194 आपको याद रखना होगा। इसी से रिलेटेड ये पूरा कहानी है इसमें, इसी से रिलेटेड है कि आपका सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूलिंग कर दिया है आपका पिछला 5 जजेस बेंच के फैसले को। एक और इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 142। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के पक्ष में जो भी वहां पे मेल प्रैक्टिसेस कर रहे थे, वहां पे जो भी ऑफिसर थे, उनके खिलाफ ये फैसला दिया था आपका आर्टिकल 142 का यूज करके। तो हम लोग आर्टिकल 142 एक बार देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी आर्टिकल 142।
आर्टिकल 142 आपका कंप्लीट जस्टिस से रिलेटेड है। ये सुप्रीम कोर्ट को इम्पावर करता है कि जो भी अगर डिक्री है ऑर्डर नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी केस और मैटर पेंडिंग बिफोर इट, मतलब ये कंप्लीट जस्टिस का बात करते हैं। आर्टिकल 142, अगर हम बात करें इससे रिलेटेड, अगर आर्टिकल 141 के बारे में, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 41 के बारे में, अगर हम 141 के बारे में बात करें तो ये आपका मैंडेटिंग दैट ऑल कोर्ट्स विद इन इंडिया मस्ट अबाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन दे देती है तो उसे सभी कोर्ट को मानना है। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, अगर सुप्रीम कोर्ट अगर किसी भी टाइप का डिसीजन देती है तो जो भी उससे नीचे वाले कोर्ट है, जैसे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, जो भी कोर्ट है उसको ये हर फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एवाइड होंगे, मतलब मानना पड़ेगा। आर्टिकल 141 में अगर बात किया जाए, आर्टिकल 143, ये आपका एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। इसमें जो प्रेसिडेंट होते हैं वो आपका सुप्रीम कोर्ट से जो भी अगर संवैधानिक पक्ष में जो भी अगर कुछ क्वेश्चन वगैरह हो तो वो ये पूछते हैं आपका सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट आपका उससे रिलेटेड आपका कुछ बता भी सकता है या फिर डिनाई भी कर सकता है, डिनाई भी कर सकते हैं ये, या फिर इसको क्वेश्चन का जवाब भी दे सकते हैं। अगर जो भी अगर जवाब दिए तो ये कैबिनेट या प्रेसिडेंट को ये मान भी सकते हैं या फिर नहीं भी मान सकते। तो आपका एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। इसी से रिलेटेड एक और आर्टिकल देख लें हम लोग। एक है आपका ये स्पेशल लीव, स्पेशल लीव पिटीशन, आपका आर्टिकल 136। अगर किसी भी लोअर कोर्ट में किसी टाइप का कोई भी फैसला अगर चल रहा है, कोई मामला अगर चल रहा है तो उसको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अपने पास ले सकता है। इसीलिए बोला गया है इसको स्पेशल लीव, मतलब स्पेशल लीव पिटीशन। कोई भी अगर लोअर कोर्ट में चल रहा है तो उसको पिटीशन लगाया जा सकता है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में, लोअर कोर्ट से डायरेक्ट हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी। इसलिए इसको बोला गया है स्पेशल लीव पिटीशन। तो इससे रिलेटेड हम चार आर्टिकल देख लिए, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल के, डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। आर्टिकल 142, 141, 143, 136 ये डायरेक्ट एग्जाम में आता है। तो इससे न्यूज हम लोग अभी देख लिए कि सुप्रीम कोर्ट क्वेस्ट किया था आपका चंडीगढ़ के जो भी वहाँ के ऑफिसर थे वो मेल प्रैक्टिसेस करते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग में पाया गया था, तो उनके खिलाफ ये जजमेंट आया था आर्टिकल 142। अभी हाल ही में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आपका रूल्स नोटिफाइड किया गया है आपका 4 ईयर के बाद, जब आपका लॉ पास हो गया था। तो इसमें हम लोग सीए कानून, हम लोग पहले भी बहुत न्यूज में रहा था। तो सीए कानून आपका कब पास हुआ था? सीए आपका 2019 में पास हुआ था। इसके तहत आपका 6 रिलीजन, माइनॉरिटी रिलीजन, 6 माइनॉरिटी रिलीजन फ्रॉम 3 कंट्री। तो कौन कौन सा कंट्री है ये आपका? तो आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। और 6 रिलीजन कौन कौन से हैं आपका? तो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन। तो आपका 6 रिलीजन, आपका माइनॉरिटी रिलीजन जो आपका ये 3 कंट्री में आपका माइनॉरिटी रिलीजन है। इसके तहत आपका कट ऑफ डेट रखा गया है, इससे पहले इनको यहाँ पर रहना पड़ेगा। कट ऑफ, कट ऑफ डेट इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिए। कट ऑफ डेट है आपका 31/12/2014। इससे पहले इनको यहाँ पर रहना चाहिए। अगर आप बात करें हम लोग इसके बारे में,
फिर सिक्स रिलीजन आपका हो गया फ्रॉम 3 कंट्रीज। इसलिए इससे अगर और बात किया जाए तो इसमें इनको प्रूफ करना पड़ेगा, जो भी सिटीजनशिप ले रहे हैं आपका, कंट्री ऑफ ओरिजिन, कंट्री ऑफ ओरिजिन, डेट ऑफ एंट्री इनटू इंडिया एंड नॉलेज ऑफ एन इंडियन लैंग्वेज। सबका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, अगर बोला जाए कि जब इसका पहला अगर सेट देखा जाए तो कितने मेंबर, कितने लोग को मिला था आपको? 14 लोग को आपको सिटीजनशिप मिला था आपका पहला सेट में। तो इसको नंबर भी याद रखिएगा, पहले सेट में कितने लोग को मिला था आपका? तो 14 लोग को मिला था। तो इससे रिलेटेड इतना इंपॉर्टेंट हो गया फैक्ट। आगे वो देखते हैं। अभी हाल ही में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, वन नेशन वन इलेक्शन। तो वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड एक हाई लेवल कमिटी बैठाया गया था, जिसको उनके रिकमेंडेशन को कैबिनेट ने एक्सेप्ट किया है, उनके रिकमेंडेशन को। किनके अंडर आया था ये कमिटी आपका? फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी। तो इनके अध्यक्षता में आपका हाई लेवल कमिटी बनाया गया था, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन या फिर साइमल्टेनियस इलेक्शन। तो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ देख लेते हैं इसमें। अगर इसमें बात किया जाए तो कौन कौन से चुनाव को आपको एक साथ कराने के बाद किया गया था आपका? लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकल बॉडी। इसमें सिर्फ लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली का बात नहीं किया गया था, आपका लोकल बॉडी का भी बात किया गया था। फर्स्ट फेज में आपका लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, या सेकेंड फेज में आपका लोकल बॉडी, इसके साथ सिंक्रोनाइज कर दिया जाएगा। अगर बात किया जाए तो आपका कॉमन इलेक्टोरल रोल फॉर ऑल इलेक्शन। अभी क्या होता है आपका कि लोकसभा एंड विधानसभा का चुनाव के लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव के लिए आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपका इलेक्टोरल रोल बनाते हैं। और जो आपका स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, स्टेट आपका लोकल बॉडी, ये अभी का सिनेरियो है। लेकिन इस कमेटी ने आपका एक रिकमेंड किया है कि एक कॉमन इलेक्टोरल रोल रहना चाहिए आपका। अगर और इसमें बात किया जाए आपका, इसमें कौन कौन से आर्टिकल में आपका अमेंडमेंट का बात किया गया है आपका? एक आपका आर्टिकल 2082A, जिसमें आपका ये एम्पावर करेगा प्रेसिडेंट को टू डेजिग्नेट एन अपॉइंटेड डेट, अपॉइंटेड, आर्टिकल 82A फॉर द कमेंसमेंट ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन। मतलब एक साथ इलेक्शन के लिए आपको एक डेट का अपॉइंट किया जाएगा आपको आर्टिकल 82A के तहत, टू द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर बाद में आपका ये फर्स्ट फेज में आपका हो जाएगा, सेकेंड फेज में आपका सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा आपका, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ लोकल बॉडी इलेक्शन। इसमें आपका जैसे कि इसमें देखे थे हम लोग कि एक सिंगल इलेक्टोरल रोल रहना चाहिए, इसके लिए आर्टिकल
325 में आपका एक अमेंड किया जाएगा। आपका कॉमन इलेक्टोरल रोल के लिए आपका आर्टिकल 325 में आपका अमेंड और एक आपका 82A। अगर बात किया जाए अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसका किसका इलेक्शन करवाते हैं, तो 6 बॉडी का आपका लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, एक आपका हो गया प्रेसिडेंट, एक आपका वाइस प्रेसिडेंट, आपका राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, जहां भी लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां। तो ये आपका 6 बॉडी का इलेक्शन अभी करवाते हैं आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इससे रिलेटेड इतना ही हम लोग का इंपॉर्टेंट हो गया। काफी इंपॉर्टेंट है ये आपका वन नेशन वन इलेक्शन। इसमें आपको इसका नाम इनका नाम याद रखना है, फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी, इनके अध्यक्षता में आपका वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी गठित किया गया था। अभी हाल ही में आपका मई के महीने में सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब असंवैधानिक करार दिया गया था आपका इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को। तो हम इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम थोड़ा सा जान लेते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ये कब आया था, पहले ये देख लेते हैं। ये आपका आया था 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड। इसके तहत आपका सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19(1)(a) इसमें आपका राइट टू नो टू वोटर, मतलब वोटर को जानने का अधिकार है कि आपका इलेक्टोरल बॉन्ड में किन्होंने डोनेशन दिया। ये आपका शुरू से ही एनोनोमस रहता था आपका, ये एनोनोमस आपका इसमें डोनेशन रहता था। लेकिन आर्टिकल 19(1)(a) आपका सब क्लोज ए आपका बताता है कि वोटर को भी जानने का अधिकार है कि किन्होंने डोनेशन दिया है। इसमें इन्होंने एक आपका दिया था कि राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी आपका डोनर से ज्यादा आपका है जरूरी राइट टू नो ऑफ वोटर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना आपका इंपॉर्टेंट है, बाकी डिटेल में तो और हाँ एक और इसमें कि कौन सा बैंक सिर्फ इसमें इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लेने के लिए आपका एलिजिबल थी, तो आपका एसबीआई। जो जिस किसी को भी बॉन्ड लेना था वो पैसा देते थे एसबीआई में, बॉन्ड लेते थे, और उससे रिलेटेड एसबीआई बैंक आपका उस पार्टी के जो भी रिस्पेक्टिव पार्टी का बॉन्ड लिया गया इनके अकाउंट में पैसा डाल दिया जाता था। तो सिर्फ एलिजिबल कौन थे, ओनली बैंक आपका एसबीआई। ये इंपॉर्टेंट है आपका। इससे रिलेटेड कब आया था ये भी आपको याद रखना है, तो 2018 में आया था आपका इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। एक काफी इंपॉर्टेंट है आपका, जिसकी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस आपका वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। हम लोग वुमेन्स रिजर्वेशन बिल आपका नारी शक्ति वंदना अधिनियम हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि नारी शक्ति अधिनियम बिल को लागू करने के लिए आपको डीलिमिटेशन का जरूरत है। तो हम थोड़ा सा डीलिमिटेशन के बारे में जान लेते हैं। डीलिमिटेशन, डीलिमिटेशन में आपका फिक्सिंग ऑफ number of seats and boundaries
टेरिटोरियल फिक्सिंग ऑफ नंबर ऑफ सीट्स एंड बाउंड्री ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। आपका अगर दूसरा देखा जाए, determining the seats to be reserved for SC and ST। ये आपका इंपॉर्टेंट वो काम है आपका, फिक्सिंग ऑफ नंबर ऑफ सीट्स एंड बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड डिटरमाइनिंग द सीट्स टू बी रिजर्व्ड फॉर SC एंड ST। इससे रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं ये आपका डिलिमिटेशन क्या है, इसके बारे में। अभी तक अगर हम लोग डिलिमिटेशन देखें तो हम अभी तक हम लोग का ये 4 डिलिमिटेशन बना है। डिलिमिटेशन आपका कैसे सेटअप होता था, बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो आपका आर्टिकल 82 में मेंशन है। तो आपका फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन आपका कब आया था, आपका 1900। ये आपका डिलिमिटेशन कमीशन कब कब सेट किया जाता है, तो हर सेंसस के बाद में। लेकिन आप आगे हम लोग देखेंगे कब से ये रुका है। तो आपका फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन आपका बेस्ड ऑन सेंसस 1951 का डाटा के हिसाब से हुआ था, जिसमें आपका लोकसभा का सीट 494 आपका फिक्स किया गया था। आपका फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन कब आया था, 1953 में। सेकेंड डिलिमिटेशन कमीशन आपका कब आया, तो आपका 1963 में, जो आपका 1961 के सेंसस के हिसाब से था। इसमें आपका सीट को इंक्रीज करके 494 से 522 कर दिया गया। तीसरा देखा जाए तो आपका कब आया था, 1973 में आपका, जिसमें आपका 1971 का सेंसस का यूज किया गया था। इसी में आपका 522 से 543 सीट कर दिया गया था। अगर बात करें इसमें, तो इसी में 42वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें बात किया गया था कि अगला डिलिमिटेशन कमीशन हम लोग 2001 के सेंसस के बात करेंगे। मतलब कि फ्रोज कर दिया गया था आपका 1981 का सेंसस, 1991 का सेंसस, ये दोनों में आपका फ्रोज कर दिया गया था। 2002 में जो डिलिमिटेशन हुआ था, इसमें आपका सीट का इंक्रीमेंट नहीं किया गया था, बस आपका जो टेरिटोरियल बाउंड्री है, उसको एडजस्ट किया गया था पॉपुलेशन के हिसाब से। आपका फोर्थ डिलिमिटेशन कमीशन कब आया था, 2002 में आया था। तो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ अमेंडमेंट देख लेते हैं, जो जो अमेंडमेंट हुआ है आपका। सबसे पहले आपका 42nd 1976 में, जिसमें आपका बात किया गया कि अगला डिलिमिटेशन कमीशन 2001 का सेंसस 2000 बाद में होगा। आपका 1981 या 91 का सेंसस आपका सब मतलब पास किया गया। इसमें आपका नहीं हुआ था 1981 और 1991 का सेंसस में। इसके बाद का अगर हम लोग बात करें तो आपका 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था आपका। ये हुआ था आपका 2001 में। जैसे बात किया तो गया, लेकिन 1991 का सेंसस के हिसाब से करना है, लेकिन तुरंत ही अगर 2001 का सेंसस हो गया था। 87th अमेंडमेंट 2003 के हिसाब से आपका 2001 का सेंसस लिया गया था, लेकिन 2001 का सेंसस के हिसाब से आपका सीट का इंक्रीमेंट नहीं किया गया था, सिर्फ और सिर्फ टेरिटोरियल बाउंड्री को आपका पॉपुलेशन के हिसाब से एडजस्ट कर दिया गया था। अगला जो हम लोग का डिलिमिटेशन कमीशन आएगा वो कब आएगा आपका, 2026 में। तो हम लोग अगर बात करें कि अभी तक कितना डिलिमिटेशन कमीशन हम लोग का बन चुका है, आपका 4 बन चुका है। कौन कौन सा, कब कब, 53, 63, 73 एंड 2002। अगला कब बनेगा हम लोग का नेक्स्ट डिलिमिटेशन, तो आपका 2026 में। इससे रिलेटेड ये हो गया। अगर और हम लोग बात करें, आर्टिकल 82 हम लोग देख लिए।
कि आपका पार्लियामेंट आपका इनेक्ट करता है, पार्लियामेंट टू इनेक्ट, पार्लियामेंट टू इनेक्ट delimitation act after every census। 2011 के बाद अभी तक सेंसस नहीं हुआ है, जो काफी उम्मीद है कि 2025 के लास्ट तक आपका सेंसस कंप्लीट होगा। उसके बाद ये डिलिमिटेशन होगा, जिसमें आपका जो वुमेन रिजर्वेशन बिल आया था उसको भी इसमें से ऐड कर दिया जाएगा और उसके हिसाब से सीट का अलोकेशन किया जाएगा। तो अभी डिलिमिटेशन अगला कब होगा? 2026। ये ईयर आपको इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, 2026 ईयर। तो इससे रिलेटेड है। अगर हम लोग बात करें आर्टिकल, ये तो आपका आर्टिकल 82 आपका पार्लियामेंट से रिलेटेड है। एक आर्टिकल आपका 170 है जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड है आपका। इतना हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में, इनको कौन अपॉइंट करता है। तो अपॉइंटमेंट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। अगर इनका मेंबर का बात किया जाए तो 3 मेंबर का ये बॉडी है आपका। एक रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्लस आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर, प्लस आपका रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। अगर हम लोग इसका बारे में बात किया जाए कि इनका डिलिमिटेशन कमीशन का जो भी ऑर्डर आता है उनको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो बात किया जाए, इट्स ऑर्डर कांट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो इससे रिलेटेड हम लोग का इतना इंपॉर्टेंट हो गया आपका डिलिमिटेशन कमीशन से। इसे हम लोग देख ले, 4 डिलिमिटेशन कमीशन आपका बना था। अगला कब बनेगा? 2026 में। इससे रिलेटेड हम लोग अमेंडमेंट देखिए 42, 84 एंड 87, आर्टिकल 82 एंड आर्टिकल 170। इसका काम हम लोग देखिए क्या काम करता है आपका। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, डिलिमिटेशन कमीशन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड इनका कमीशन का मेंबर कौन कौन होते हैं? रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्लस चीफ इलेक्शन कमिश्नर, प्लस रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। और इनका ऑर्डर को किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इतना हो गया। अगर बात किया जाए कि फिक्सिंग ऑफ नंबर ऑफ सीट्स एंड बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड डिटरमाइनिंग द सीट्स टू बी रिजर्व्ड फॉर एससी एंड एसटी, ये 2 इंपॉर्टेंट वर्क है आपका डिलिमिटेशन कमीशन का। ये हमेशा भी कभी न्यूज में रहेगा क्योंकि 2026 में आपका ये होने वाला है। एक और इम्पोर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स इंटरिम बेल टू अरविंद केजरीवाल। मतलब वही बेल से रिलेटेड काफी न्यूज में रहता है टर्म, तो हम लोग जान लेते हैं कि बेल के बारे में थोड़ा सा। अगर हम लोग बेल के बारे में बात किया जाए तो बेल टेम्पोररी रिलीज होता है जब उनका अब वेटिंग करते हैं कि उनका कब रिहा होंगे, उससे पहले उनको बेल दिया जाता है। जिसमें बेल आपका एक होता है रेगुलर बेल, एक आपका होता है इंटरिम बेल, एक आपका होता है एंटीसिपेटरी बेल। तो रेगुलर बेल, इंटरिम बेल एंड एंटीसिपेटरी बेल, आपका 3 बेल हो गया इससे रिलेटेड। जो बेल दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, ये
दो तीन बातों पर ध्यान रखा जाता है कि उनका क्राइम कैसा किया हुआ, सेवरिटी ऑफ क्राइम, एलेक्ट क्राइम कैसा है, क्रिमिनल हिस्ट्री ऑफ एक्यूज्ड एंड लाइक्लीहुड ऑफ एक्यूज्ड फ्लीइंग, मतलब दो तीन बातों को ध्यान में रखकर ही उनको बेल दिया जाता है। अगर बात किया जाए, अगर रूल देखा जाए तो बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। लेकिन यही चीज रिवर्स हो जाता है आपका आपका यूएपीए टाइप का वाला बिल में, आपका इसमें रिवर्स आपका हो जाता है कि बेल इज एक्सेप्शन एंड जेल इज रूल। तो तीन टाइप का बेल हो गया। अगर हम लोग बात किया जाए कि थोड़ा सा आगे देखा जाए कि बेल, पेरोल एंड प्रोबेशन, ये तीनों का अगर डिफरेंस अगर देखा जाए तो आपका बेल क्या होता है, टेम्पोररी रिलीज ऑफ डिफेंडेंट अवेटिंग ट्रायल और अपील सिक्योर्ड बाय डिपॉजिट टू गारंटी देयर अपीयरेंस इन कोर्ट ग्रांटेड बाय जज। जज के द्वारा यह होता है टेम्पोररी रिलीज किया जाता है इनको, अवेटिंग फॉर ट्रायल फॉर अपील, मतलब अब कुछ डिपॉजिट दिया जाता है कोर्ट में। आपका ये बेल हो गया। पेरोल क्या होता है आपका, तो व्हेन पर्सन गेट्स सम टाइम ऑफ फ्रॉम जेल सेंटेंस फॉर इंस्टेंट टू फुलफिल सम रिक्वायरमेंट, ये किसके द्वारा जाता है, पेरोल बोर्ड के द्वारा। मान लीजिए कोई आदमी आपका कन्विक्टेड पर्सन है तो उनको गेट सम टाइम ऑफ फ्रॉम जेल। अभी हाल ही में देखता हूँ काफी न्यूज में रहता होगा, बार बार गुरु राम रहीम, आसाराम, इन लोगों को काफी पेरोल मिलते रहता है, काफी न्यूज में रहता है ये पेरोल। प्रोबेशन आपका देखा जाए तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस ऑफ एन ऑफेंडर अलाउड टू स्टे इन कम्युनिटी अंडर सुपरविजन ऑफ एन ऑफिसर, ये भी जज के द्वारा। इंपॉर्टेंट आपका बेल एंड पेरोल है, तो पेरोल से रिलेटेड इतना हो गया आपका। अगर बात किया जाए पेरोल और एक और वर्ड है आपका फरलॉग, पेरोल एंड फरलॉग, तो हम देखें अगर इसमें डिफरेंस, पेरोल अगर पेरोल देखा जाए तो इट इज नॉट अ राइट, ये आपका अधिकार नहीं है पेरोल, लेकिन आपका फरलॉग जो है आपका ये इट इज राइट, ये आपका राइट है। अगर एक और चीज इसमें बात किया जाए जो एग्जाम में आता भी है कि इसमें आपका पेरोल में अगर मान लिया जो बाहर आए हुए हैं उनका जो भी जितने भी साल का सजा मिला हुआ है तो उनमें ये इंक्लूड नहीं होगा। मान लीजिए किसी को 10 साल का सजा मिला हुआ है, 10 ईयर्स का, अब पेरोल मान लीजिए 3 मंथ का मिलता है, ये नहीं कि 10 साल में 3 मंथ इंक्लूड होगा, इनको अगर फिर से जेल आएंगे तो उनका अलग से फिर से दिन ऐड होगा, जैसे 10 साल प्लस 3 मंथ, ये आपका पेरोल में हो गया। लेकिन फरलॉग में अगर बात किया जाए आपका तो ये 3 मंथ आपका इंक्लूड रहता है जो भी सेंटेंस है, जैसे कि 10 साल अगर जेल हुआ है तो उनको अब 9 ईयर 9 मंथ्स ही जेल में रहना होगा। तो इससे रिलेटेड इतना इंपॉर्टेंट हो गया आपका पेरोल एंड फरलॉग से रिलेटेड। पेरोल आपका राइट नहीं है लेकिन फरलॉग आपका एक राइट है। एक और इंपॉर्टेंट है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विटनेस कल्चरल फेस्टिवल ऑफ द ओकेजन ऑफ कॉमरेड ऑफ 150th रिवाइवल ऑफ इंडिया इन सूरीनाम। आपका ओसीआई ओवरसी सिटीजन कार्ड, आपका ओवरसीज सिटीजन इंडियन कार्ड आपका एक्सटेंड किया गया है, एक्सटेंड किया गया है। इससे रिलेटेड हम लोग अगर देखें ओवरसीज कार्ड से रिलेटेड तो आपका सूरीनाम किसके लिए हुआ है, ये आपका सूरीनाम के लिए हुआ है। कौन ये निकालते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अगर बात किया जाए कि ओसीआई स्कीम कब लॉन्च किया गया था, ओसीआई कार्ड स्कीम 2005 में प्रवासी भारतीय दिवस के समय।
प्रवासी भारतीय दिवस आपका कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। आपका महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से लौटे थे तो उनकी उन्हीं के एवज में मनाया जाता है आपका 9 जनवरी को। आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 में हुआ था, उसमें ओसीआई को पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में मर्ज कर दिया गया था। ओसीआई को आपको ओसीआई को मर्ज कर दिया गया था आपका पीआईओ में। अगर ओसीआई का बात किया जाए तो वोटिंग राइट, इसमें आपका वोटिंग राइट नहीं होता है। उसके बाद बात किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी होल्ड नहीं कर सकते हैं। एग्रीकल्चर लैंड भी बाय नहीं कर सकते। इससे रिलेटेड इतना हो गया हम लोग का ओसीआई से रिलेटेड। हम लोग एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या क्या देखे हैं। हम लोग सबसे पहले आपका आर्टिकल 361 देखें। गवर्नर प्रेसिडेंट आपको सिविल केस में 2 मंथ का एडवांस रिटन नोटिस और आपका क्रिमिनल केस में आपको प्यूरा ब्लैंकेट इम्यूनिटी मिलता है आर्टिकल 361। ये आपका आर्टिकल या इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। हम लोग देखिए क्यूरेटिव पिटीशन से रिलेटेड हम लोग देख लिया आपका सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फाइनल वर्डिक्ट, उसके बाद रिव्यू पिटीशन, उसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन। दो क्राइटेरिया रहना चाहिए, वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड अप्रीहेंशन ऑफ बायस। ये आपका जुडिशियल इनोवेशन है। इसमें आपका हियर द अदर पार्ट नन शैल बी जज इन देयर ओन केस। नेचुरल जस्टिस का 2 पिलर हमें। आपका हम लोग देखेंगे आर्म फोर्सेज स्पेशल पुलिस एक्ट। ये आपका 1958 में पोस्ट इंडिपेंडेंस आया। पहले 1942 में आपका क्विट इंडिया मूवमेंट में वाइडर पावर टू किल एनीवन एंड अरेस्ट विदाउट वारंट। डिस्टर्ब्ड एरिया, कौन डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर सकता है? स्टेट एंड यूनियन। अभी कौन सा स्टेट में एक्टिव है आपका? नागालैंड, असम, मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश। इसे 2 कमेटी का नाम याद रखना, जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी एंड आपका सूट बिल्कुल दोनों रिपील करने के बाद किए थे। सेकंड एआरसी। एक जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा ब्राइबरी केस हम देखेंगे। आर्टिकल 105 एंड 194 आपका 1998 के 5 जज बेंच को ओवर रूल किया गया है 7 जज बेंच के द्वारा। आर्टिकल 105 एंड 194 अब इम्यूनिटी नहीं मिलेगा ब्राइबरी केस में। आर्टिकल 142 हम देख लिए। आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस, 141 सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, सभी कोर्ट जितने भी और कोर्ट इसको अवॉइड करेंगे उनके डिसीजन को। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन आपका 143, 136 आपका स्पेशल लीव। सिटीजनशिप अमेंडमेंट हम देख लिए। इसमें आपका 6 रिलीजन है, 6 माइनॉरिटी रिलीजन फ्रॉम 3 कंट्री, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। 6 रिलीजन है। इनमें आपको 3 चीज दिखाना होगा, कंट्री ऑफ ओरिजिन, डेट ऑफ एंट्री इनटू इंडिया, नॉलेज ऑफ इंडियन लैंग्वेज। आपका कट ऑफ डेट कितना है ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, 21/12/2014। फर्स्ट सेट में कितने लोग को मिला आपका? 14 लोग को मिला। वन नेशन वन इलेक्शन वो देख लिया, किसके कैबिनेट किसके अध्यक्षता में बना आपका? श्री रामनाथ कोविंद जी। इसमें आर्टिकल 82A के अमेंड करने के बाद क्या है? आर्टिकल 325 के बाद क्या है? कॉमन इलेक्टोरल रोल का बात किया गया है आपका। इसमें तीनों लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकल बॉडी, तीनों के एक साथ इलेक्शन। ये हो गया आपका इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वो देख लिया। आपको इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड स्कीम कौन सिर्फ खरीद सकता है? आपका इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड एसबीआई। आपका 2018 में आपका ये था, एनोनमस फंडिंग दिया जाता था। इसमें बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राइट टू प्राइवेसी, राइट टू नो वोटर इज ज्यादा है आपका राइट टू प्राइवेसी से। डिलिमिटेशन हम लोग देख लिए डिटेल में। 4 डिलिमिटेशन कमीशन आपका, 3 अमेंडमेंट रिलेटेड अगला 2026 में। 42, 84, 87 आपका अगला 2026 में। आर्टिकल 82 एंड आर्टिकल 170 हम लोग देख लिए। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। फर्स्ट इनका जो भी अगर ऑर्डर आएगा इनको कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। क्या काम करते हैं? फिक्सिंग नंबर ऑफ सीट्स एंड बाउंड्री ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड डिटरमाइनिंग द सीट्स टू बी रिजर्व्ड फॉर एससी एंड एसटी।
बेल से रिलेटेड हम लोग देख लिए थोड़ा सा। बेल रेगुलर बेल, इंक्रीमेंट, एंटीसिपेटरी बेल आपका। इसमें आपका बेल एंड पेरोल में हम लोग देख लिए अंतर। पेरोल आपका कन्विक्टेड पर्सन, बेल आपका एक्यूज पर्सन। बेल एंड फरलॉग में हम लोग अंतर देख लिए कि बेल आपका, फरलॉग आपका इट इज अ राइट है, लेकिन पेरोल आपका इट इज नॉट ए राइट। ये आपका बिहेवियर से देख के दिया जाता है आपका पेरोल, लेकिन फरलॉग आपका राइट है। इसमें आपका सेंटेंस को ऐड किया जाता है फरलॉग में, लेकिन पेरोल में आपका सेंटेंस जो भी बाहर जितने देरी के लिए निकले उसमें आपका सेंटेंस में ऐड नहीं किया जाता है पेरोल में। ओसीआई स्कीम हम लोग देख लिए, अभी हाल ही में न्यूज था, क्योंकि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी गए थे सूरीनाम, वहां पर इनको मिला एक्सटेंड किया, यहाँ पे इनको एक अवार्ड मिला था, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ग्रांट ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार ऑफ प्रेसिडेंट मुर्मू। प्रेसिडेंट मुर्मू जी को ये अवार्ड भी मिला, ऑर्डर भी मिला था। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत ये बढ़ता है स्कीम। 2015 में ये मर्ज हो गया था पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन से। ओसीआई में आपको वोटिंग राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एंड एग्रीकल्चर रेट ले सकते हैं। कब लॉन्च हुआ? 2005 में, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। तो आज का रिलेटेड हम लोग काफी इंपॉर्टेंट 12-13 हम लोग कंपोनेंट देखे हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज देखे हैं। तो आने वाला क्लास में हम लोग का एक क्लास और पॉलिटी एंड पॉलिटी एंड गवर्नेंस रिलेटेड हम लोग का एक क्लास और होगा, जिसमें हम लोग और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है वही हम लोग कवर कर रहे हैं। जो इससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक पोर्शन है उसको भी हम लोग कवर कर ले रहे हैं। एक बार आप लोग देखिए और तैयार करते जाइए। इसी से रिलेटेड जो करंट में न्यूज रहते हैं उसी से रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन से एग्जाम में आ जाते हैं क्वेश्चन। तो इसी से रिलेटेड हम लोग करते जा रहे हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।